इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। असत्य इतनी चतुराई से प्रस्तुत किया जाता है कि वह सत्य ही प्रतीत होता है और सत्य असत्य दिखाई देता है। तो गुरुवर, इस सूक्ष्म अंतर को हम किस सूक्ष्मदर्शी से देखें? सत्य और असत्य के अंतर को हम किस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें? सत्य और असत्य के अंतर को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों की संरचना भर को देखने की जरूरत है। सत्य और असत्य में अंतर केवल एक आ का है। आ वो अयथार्थ का है। अगर सत्य में अयथार्थ जुड़ गया तो असत्य बन गया। वो असत्य कुछ देर तक चलता है, लेकिन असत्य में कहीं स्थायित्व नहीं रहता। असत्य अल्पकालिक चमक रखता है, सत्य दीर्घकालिक कांति से युक्त होता है। असत्य को अल्पकाल के लिए प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन सत्य की प्रतिष्ठा शाश्वत और चिरंतन होती है। हमें इस पर विश्वास जमाने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुवर। कुपोषण सर्वत्र है, कहीं आहार कम है और कहीं संस्कार कम है। गुरुदेव, इन दोनों की कमी को कैसे पूरा किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। कुपोषण सब जगह है, कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार कम है। मैं कहता हूँ आहार के कम होने पर होने वाले कुपोषण से व्यक्ति शिथिल होगा, लेकिन संस्कार की कमी जन कुपोषण से व्यक्ति भ्रष्ट होगा। इसलिए जितनी जरूरत आहार की है उससे ज़्यादा संस्कार की। हमें संस्कारों का प्रसार करने की जरूरत है और जन्म से ही बच्चों को संस्कार देने की परिपाटी हमारी संस्कृति में रही है। हमें उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। आजकल ये देखने को मिलता है कि लोग संस्कारों को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। परिणाम हमारी पीढ़ियाँ छिन्न भिन्न हो रही है। हमें चाहिए कि हम संस्कारों को ठीक तरीके से महत्व दें और जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुवर। हमारे देश के युवाओं की विडंबना है कि वे किसान नहीं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, जबकि एग्रीकल्चर भी एक प्रोफेशन है। तो ये बात युवाओं को कब समझ आएगी? एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हार्वर्ड से पढ़कर आने वाला बच्चा अपने गांव में आकर के खेती कर रहा है और आधुनिक तकनीक का उपयोग भी कर रहा है, परंपरागत खेती भी कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में आए हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव। कल ही मेरे पास एक सज्जन आए थे जो IRS अधिकारी होते थे, लेकिन उनके परिवार में घटित एक घटना ने उनके जीवन को मोड़ दिया
आज वो गोपालन कर रहे हैं और खेती का काम करके लोगों को अच्छे से सुलभ करा रहे हैं। आपकी कटनी के ही हैं वो, और हमारे भारतीय नस्लों की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनमें ये बदलाव आ रहा है और लोग ये समझने लगे हैं कि कृषि का क्या महत्व है, कृषि के बदौलत हम कितना सब कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें इसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। भगवान ऋषभदेव का उपदेश था ऋषि बनो या कृषि करो। तो हमें इस कृषि कर्म को ठीक तरीके से करने की ज़रूरत है और ऑर्गेनिक खेती करने की ज़रूरत है, जैविक खेती करने की ज़रूरत है। जो हमारी परंपरागत खेती है उसको अपनाने की ज़रूरत है। आज रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से पूरी धरती बंजर होते जा रही है। धरती का जो सत्व है वो कम होता जा रहा है, पूरा पानी आर्सेनिक होते जा रहा है। लोग जहर खा रहे हैं। इससे बचाने के लिए लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, आज दो पीढ़ियों के बीच आपसी समन्वय, समर्पण और विश्वास की कमी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में आपसी संबंधों में मजबूती लाने के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, जनरेशन गैप आज की समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पीढ़ी के लोगों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आज ये देखने में आता है कि युवा बुजुर्गों की उपेक्षा करना चाहता है, हाँ, बुजुर्ग युवाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। दोनों को साथ लेकर के चलना होगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं। एक संदेश में आप सबको एक कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। हमने वो कहानी सुनी है कि एक अंधा और एक पंगु दोनों एक वन में गए। अचानक वन में आग लग गई। अंधा जिधर जाए उधर झुलसे। अब पंगु चारों तरफ आग की लपटें देखकर परेशान हो आंसू बहाए। जाऊं तो कहां जाऊं, पैर लाचार है, पैर से लाचार है। अचानक दोनों एक दूसरे से मिले। अब पंगु ने अंधे से कहा, देखो भाई, यदि हम लोग दोनों एक हो जाएं तो दोनों की सुरक्षा है, और अलग अलग रहेंगे तो दोनों के दोनों नहीं बचेंगे। उसने अपना एक सुझाव दिया। अंधे से कहा कि एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा, तुम बलवान हो, चलते जाना, हम दोनों बच जाएंगे। पंगु के प्रस्ताव को अंधे ने स्वीकार लिया और उसे अपने कंधे पर बिठा दिया। नतीजा आप सबको पता है। पंगु इशारा देता गया, अंधा चलता गया, दोनों सकुशल बाहर आ गए। ये कहानी बहुत पुरानी है, आप सब ने इसे अनेक बार सुना होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज की जनरेशन के पास अपार बल है पर अनुभव की आंख नहीं, वो अंधा है। और पुरानी पीढ़ी के पास अनुभव की आंखें तो है पर आज की ताकत नहीं, वो पंगु है। अंधों को चाहिए कि बुजुर्गों को अपने कंधे पर बिठाए, और बुजुर्गों को चाहिए कि अंधों की ताकत पर भरोसा करके साथ चले जाए। यदि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर बिठा करके चलती है तो दोनों पीढ़ियां सलामती के साथ आगे बढ़ सकती है। मैं यही संदेश आज के संदर्भ में देना चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, आज के समय जब कोई दुखी होता है तो लोग उसके दुख का कारण नहीं पूछते, लेकिन सुख का राज हर कोई पूछता है। तो क्या आज ये चरितार्थ हो रहा है? दुख का कारण पूछे ना कोई और सुख का राज पूछे हर कोई। बात सही है। पहले लोग जब खुश दिखते हैं तो क्या बात है, आज तुम बड़े खुश दिख रहे हो, ऐसे लोगों से पूछा जाता है जो अक्सर खिन्न होते हैं। जो कभी कभी खुश होते हैं ना, उनसे लोगों को पूछना पड़ता है कि भाई तुम आज इतने खुश क्यों दिख रहे हो।
मैं तो आपसे ये कहता हूँ, हर पल खुश रहने की कला विकसित कर लो। जब भी लोग तुम्हारी तरफ देखे तो लगे ये बड़ा खुश मिजाज आदमी है। और वो कारण अगर तुमसे पूछे भी तो इस वजह से ना पूछे कि आज तुम खुश क्यों हो, अभी तो एक प्रेरणा पाने के लिए पूछे कि ये जितना खुश मिजाज है आखिर इसके जीवन का राज क्या है, मुझे बता दे तो मैं भी ऐसा खुश रह सकूं। इस दृष्टि से भी तो पूछा जा सकता है। कई बार लोग मुझसे पूछते, महाराज आज आप हर पल प्रसन्न दिखते हैं, आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? ठीक है, पूछ रहे, कोई आपत्ति नहीं, मैं तो राज बताने को तैयार हूं। और तुमसे भी कहता हूं तुम उसको अपना लो तो तुम्हारे अंदर भी प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाएगी। तो खुशियां बांटने की चीज है और हर पल खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। यदि कोई हमारी खुशी के राज को पूछता है तो खुशी से बता देना चाहिए, खिन्न होने की क्या जरूरत है। अगर मेरे मन की बात बताने से सामने वालों को खुशी मिलती है तो उसमें हमारी हानि क्या है? हमारी वृद्धि ही है ना। हम जिसके उपासक है वो सब उसके उपासक हो जाए। एक खुश मिजाज मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है। तो हम खुशियाँ अपनाएं, खुशियाँ बांटें, और यदि कोई पूछ भी ले तो बिल्कुल विकल्प ना करे, खुशी से अपना सारा राज बता दें ताकि सारे संसार में खुशियों का साम्राज्य स्थापित हो सके। नमोस्तु गुरुवर, आपने कहा कि जीवन में संतुष्ट और प्रगतिशील रहना चाहिए, लेकिन दोनों बातों में कुछ विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, संतुष्टि और प्रगतिशीलता ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि दोनों में परस्पर विरोध है, लेकिन मैं जिस संतुष्टि की बात करता हूँ उस संतुष्टि में प्रगतिशीलता कहीं बाधा नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा बताई गई संतुष्टि जीवन को प्रगतिशील बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। संतुष्टि और प्रगतिशीलता क्या है? संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाओ। अपेक्षित प्रयास करो पर परिणाम को लेकर परेशान मत हो। मेरी दृष्टि में संतुष्टि का कुल इतना अर्थ है, मैं प्रयास करूं पर परिणाम जो आए सहज रूप से स्वीकार करूं। आजकल लोग प्रयास कम करते हैं, परेशान ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि परिणामों से संतोष नहीं है। प्रयत्न मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। मैं हर अच्छे कार्य के लिए प्रयत्न करूं और परिणाम जो मिल जाए उसे सहज रूप से स्वीकार करूं। यह दृष्टि होनी चाहिए। तो यहां प्रगति में कहां बाधा है? मैंने कभी प्रयत्न छोड़ने की बात तो आपसे की नहीं। तो वो संतुष्टि हो जो आपको प्रगति भी दे और परेशानी से भी बचाए। आज जितने लोग हैं वे सब प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न के नाम पर अंधी दौड़ में दौड़ते हैं और परिणामों से प्रायः असंतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन दुखी रहते हैं। अपनी दृष्टि को हम बदलें और प्रयत्न करें, परिणाम को लेकर परेशान ना हो। नमोस्तु गुरुवर, देश के अस्तित्व को खतरों में डालने वाली सोशल मीडिया को विनियमित करने हेतु एक सामान्य आचार संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए इसकी रोकथाम हेतु जन सामान्य के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रश्नकर्ता ने उठाई है। सोशल मीडिया आज हमारे पूरी समाज के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है।
सोशल मीडिया गलत नहीं है, पर उसका उपयोग आज गलत हो रहा है और इसका दुष्प्रभाव समाज के हर वर्ग में पड़ रहा है, बड़ा भयानक प्रभाव। इसके लिए क्या करें? आपने कहा इन्हें विनियमित करने के लिए कुछ कारगर उपाय होना चाहिए। सामान्य आचार संहिता होनी चाहिए, ये सरकारों की बात है। विश्व के कुछ देशों में सोशल मीडिया पर किंचित नियंत्रण है। यदि भारत में भी वो नियम लागू हो जाए तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसके दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये जो कूड़ा करकट परोसा जा रहा है, ये हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। इसका मूल्य बहुत भयानक है, हमें चेतना चाहिए। अरब देशों में सोशल मीडिया पर काफ़ी नियंत्रण है। हमने सुना है खुद चीन में भी काफ़ी कुछ नियंत्रण है। अब भारत सरकार पता नहीं कब चेतेगी। सरकार में बैठे लोगों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कम से कम ऐसी साइट्स और ऐसे प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा ही देना चाहिए जिससे समाज का चरित्र विकृत होता हो। इसकी बड़ी आवश्यकता है। हमें ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो देश, समाज और संस्कृति को आगे ले जाए। ऐसे कार्यों को कतई महत्व नहीं देना चाहिए जिससे ये हम सबके लिए प्रतिगामी हो जाए, इसका विपरीत प्रभाव पड़े। तो इस दृष्टि से बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुवर, अपने बच्चों की भलाई के लिए दिए जाने वाला लालच से क्या माँ बाप को पाप लगेगा? देखिए, ये लालच देखिए, बच्चों को मंदिर पहुंचा रहे हैं, उनका भाव अच्छा, उद्देश्य अच्छा है, लेकिन परिणाम बुरा है। आज आप बच्चों को लालच दोगे, मंदिर पहुंचा दोगे, पर बच्चा तभी तक मंदिर जाएगा जब तक उसके लिए टॉफी महत्वपूर्ण है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा हमें नहीं जाना। हमें उस अबोध उम्र में बच्चों के दिल दिमाग में ये बात बिठालना चाहिए कि मंदिर का हमारे जीवन में कितना ऊंचा स्थान है, मंदिर जाने का वास्तविक लाभ क्या है। अभी 3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था, बच्चे जब लालच में फंस जाए तो क्या करें? हमें बच्चों को इन सब चीजों से बाहर निकालने की बात सिखानी चाहिए। अगर हम सही सीख और सही शिक्षा बच्चों को समय पर देते हैं तो फिर बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। मैंने कई बार पहले भी ये बात कही है। मुझे याद है जब हम लोग विद्यालय जाया करते थे तो पहली दूसरी क्लास में जाने वाले बच्चे अधिकतर जाने के लिए रोते थे। मंदिर स्कूल जाने का मन नहीं होता था। कोई न कोई पहुंचा के आता था, रोते रोते आंसू बहाते जाते थे। आज कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। आज माँ अगर बच्चे को कहती है 1 दिन के लिए स्कूल ऑफ कर दो, वो बच्चा रोता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। पहला स्कूल जाने के लिए रोते थे, अब स्कूल न जाने पर रोते हैं। ये किसका परिणाम है? जागरूकता का परिणाम है। यदि बच्चों के लिए हम प्रारंभ से ऐसी पट्टी पढ़ा दें तो फिर उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लालच दे के मंदिर भेजने की नौबत नहीं आएगी। हाँ, फिर तो उनका लालच ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रामाणिक समाधान।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।